एक प्रश्न दिया है, ए जनरेटिंग स्टेशन हैज ए मैक्सिमम डिमांड ऑफ 25 मेगावाट, लोड फैक्टर ऑफ 60%, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ऑफ 50%, द प्लांट कैपेसिटी इज। मतलब कि जनरेटिंग स्टेशन का जो है मैक्सिमम डिमांड 25 मेगावाट तथा लोड फैक्टर दिया है 60%। तो यहाँ से हम एवरेज डिमांड ज्ञात करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज डिमांड बता के मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ से एवरेज डिमांड बराबर हो जाएगा लोड फैक्टर गुणा के मैक्सिमम डिमांड, यानी 0.6 गुणे के 25 मेगावाट, बोले तो 15 मेगावाट। अब देखिए, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर होता है एवरेज डिमांड बटे के प्लांट कैपेसिटी। तो यहाँ पे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया है 50%, बोले तो 0.5, यानी कि यहाँ से हो जाएगा प्लांट कैपेसिटी बराबर अब एवरेज डिमांड बटा के प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, यानी 15 बटा के 0.5, बोले तो 30 मेगावाट। देखिए, लोड फैक्टर बराबर एवरेज डिमांड बटा के मैक्सिमम डिमांड तथा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर एवरेज डिमांड बटा के प्लांट कैपेसिटी। लोड फैक्टर तथा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, इन दोनों के फार्मूले में जो एवरेज डिमांड होता है वह ऊपर होता है, अंश में होता है। देखिए, यहाँ एक प्रश्न दिया है, द ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ ए जनरेटिंग स्टेशन इज considered as a straight line from the maximum load of 30 megawatt to the minimum load of 20 megawatt. The capacity of the plant is 35 megawatt. The load factor, plant capacity factor and utilization factor respectively are। मतलब यहाँ यह बताया है कि एक साल का जो लोड ड्यूरेशन कर्व है वह एक सीधी लाइन है जिसमें मैक्सिमम लोड 30 मेगावाट तथा मिनिमम लोड 20 मेगावाट है, जिसको चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एवरेज लोड निकालेंगे। देखिए, एवरेज लोड निकालने के लिए एवरेज लोड निकालने के लिए जो लोड ड्यूरेशन कर्व है उसका एरिया निकाल कर टाइम पीरियड मतलब कि समय से भाग लगा देते हैं। देखिए, जो लोड कर्व खींचा जाता है वह लोड तथा जो टाइम होता है उसके रिस्पेक्ट में खींचा जाता है। मतलब कि लोड को वाई अक्ष पर लेते हैं तथा टाइम को एक्स अक्ष पर लेते हैं। तो इस प्रकार बने कर्व में दो ठो आकृति बन रहा है, एक ठो त्रिभुज बन रहा है और एक ठो आयत बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पे त्रिभुज का जो हाइट है वह 10 मेगावाट तथा इसका जो एक ठो भुजा टाइम वाली भुजा है वह 1 ईयर है, मतलब कि 8760 घंटा है। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुणे के 8760 गुणे के 10 तथा दूसरा जो चित्र है वह बी आयत है, इसका एरिया हो जाएगा 20 गुणे के 8760। अब देखिए, दोनों एरिया को जोड़ देंगे और फिर पूरे टोटल टाइम यानी 8760 से भाग लगा देंगे तो एवरेज लोड मालूम चल जाएगा। एवरेज लोड बराबर हो जाएगा लोड ड्यूरेशन कर्व का एरिया बटा के टोटल टाइम पीरियड, यानी कि 25 मेगावाट आ जाएगा। अब एक बात ध्यान दें
कि लोड फैक्टर बराबर हम जानते हैं एवरेज लोड बटा के मैक्सिमम डिमांड। तो देखिए एवरेज लोड यहाँ पे 25 मेगावाट है तथा यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड जो है वह 30 मेगावाट है। अतः यहाँ पे हो जाएगा लोड फैक्टर बराबर 5/6 यानी 0.833 आ जाएगा। अथवा ध्यान दें लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटा के मैक्सिमम लोड। अब देखिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर हम पढ़े हैं कि एवरेज लोड बटा के प्लांट की कैपेसिटी। यहाँ पे प्लांट की कैपेसिटी 35 मेगावाट है यानी एवरेज लोड 25 मेगावाट में 35 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, जो कि हो जाएगा 5/7। अब एक और अनुपात याद रखेंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड बटा के प्लांट कैपेसिटी। यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड बोले तो मैक्सिमम लोड 30 मेगावाट है तथा प्लांट कैपेसिटी 35 मेगावाट है यानी 30/35 यानी 6/7 हो जाएगा। यदि ट्रांसफार्मर के आयल में ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर जैसे वाटर हो तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अब देखिए ट्रांसफार्मर के जो आयल है उसका क्वालिटी देखिए, पहला उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए मतलब 50 किलोवोल्ट पर एमएम होनी चाहिए। दूसरा इसका विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। तीसरा आयल शुड बी प्योर मतलब जो आयल हो वह एकदम शुद्ध होना चाहिए। चौथा हाई फ्लैश पॉइंट। हाई फ्लैश पॉइंट का मतलब कि उच्च ताप होने पर जाके उस ट्रांसफार्मर में आग लगे। जनरली ट्रांसफार्मर आयल का फ्लैश पॉइंट 140 अंश सेल्सियस होता है मतलब यदि 140 अंश सेल्सियस से अधिका ताप देंगे तो ट्रांसफार्मर में आग लग जाएगी। पांचवा लो वोलाटिलिटी। देखिए लो वोलाटिलिटी का मतलब कि ऑक्सीडाइज बहुत धीमी गति से होना चाहिए तेल का। अब देखिए छठवां पॉइंट लो पावर पॉइंट मतलब कि जैसे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होना वह बहुत कम होना चाहिए। इसका पावर पॉइंट -30 से -40 अंश सेल्सियस मतलब कि यदि -30 अथवा -40 से अगर नीचे टेम्परेचर ले जाते हैं तो वह जो तेल होता है वह फ्रीजिंग हो जाता है मतलब कि जम जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर के आयल में खनिज तेल का उपयोग करते हैं मिनरल ऑयल का। अब देखिए फॉर प्रिवेंटिंग स्लजिंग केमिकल्स कॉल्ड इनहिबिटर्स आर एडेड ट्रांसफार्मर ऑयल। देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला होता है सम ऑफ इंडिविजुअल्स मैक्सिमम डिमांड बटे के मैक्सिमम डिमांड ऑन होल स्टेशन। सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बटे के मैक्सिमम डिमांड ऑन होल स्टेशन मतलब कि यहाँ से डाइवर्सिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैक्सिमम डिमांड ऑन होल स्टेशन। इसका मतलब यह है कि यदि डाइवर्सिटी फैक्टर का मान ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम डिमांड जो होगा पूरे स्टेशन का वह कम होगा तथा जब मैक्सिमम डिमांड कम होगा तो कॉस्ट प्लांट बनाने में कम लगेगा मतलब कि कम पैसे में ही प्लांट बन जाएगा। मतलब कि यदि डाइवर्सिटी फैक्टर ज़्यादा होगा तो जो कॉस्ट होगी प्लांट का वह कम लगेगी। मतलब इस सवाल में द कास्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर इज द लोवेस्ट
when diversity factor is the highest। एक बात यह भी ध्यान दें, यदि लोड फैक्टर ज़्यादा होगा तब भी जनरेशन कॉस्ट कम लगेगा। मतलब कि लोड फैक्टर भी हाई होना चाहिए तथा डाइवर्सिटी फैक्टर भी हाई होना चाहिए किसी पावर प्लांट के लिए। इसमें डिफरेंस ये आता है कि लोड फैक्टर हमेशा एक से कम होता है जबकि डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा एक से ज़्यादा होता है। देखिए, किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उस गैल्वेनोमीटर के समांतर में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसे शंट बोला जाता है। और देखिए दूसरा, यदि कोई गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्टमीटर बनाना है तो उसके सीरीज में एक तो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है जिसको मल्टीप्लायर बोला जाता है। ये क्वेश्चन है, फ्लेम प्रूफ मोटर आर डिजाइंड फॉर एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर। मतलब देखिए, फ्लेम प्रूफ मतलब कि आग से सुरक्षित मोटर को बनाया जाता है, मतलब एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर के लिए, मतलब कि उस वातावरण में कार्य करने के लिए जहाँ पे मतलब आग का ज़्यादा संभावना रहता है। देखिए, टाइप्स ऑफ इनक्लोजर मतलब कि कितने प्रकार के जैसे वातावरण होते हैं जहाँ पे मोटर का यूज किया जाता है। देखिए, पहला ओपन टाइप। इन दिस केस द मशीन इज ओपन एट बोथ एंड, its rotor being supported on pedestal bearings. Such machines are housed in a separate, neat and clean room. This type of enclosure is used for large machines such as DC motor and generators। मतलब कि पहले प्रकार के जो मोटर हैं इनको ऐसे जो वातावरण में यूज करते हैं जहाँ पे एकदम सिर्फ मोटर ही चल रहा हो, मतलब एक ठो अलग से कमरा हो, क्लीन हो, साफ सुथरा हो, उसमें सिर्फ मोटर चल रहा हो। अब देखिए दूसरा इनक्लोजर, स्क्रीन प्रोटेक्टेड टाइप। इन दिस केस द इनक्लोजर हैज लार्ज ओपनिंग फॉर फ्री वेंटिलेशन। मतलब यहाँ पे जो इनक्लोजर होता है वह खुला होता है वेंटिलेशन हवा के लिए, तथा इसमें नो प्रोटेक्शन फ्रॉम डर्ट, डस्ट एंड फॉलिंग वाटर। मतलब इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, न तो धूल से, न तो डर्ट गंदगी से, न तो पानी के गिरने का। इसका यूज स्क्रीन प्रोटेक्टेड टाइप मोटर आर इंस्टॉल्ड वेयर ड्राई एंड नीट कंडीशन फ्रीवेल विदाउट एनी गैसेस आर फ्यूम्स। मतलब इनका इन टाइप का मोटर वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे यहाँ का वातावरण ड्राई तथा नीट हो, साफ सुथरा हो, धूल धुआं से न भरा हो। अब देखिए तीसरा, ड्रिप प्रूफ टाइप। दिस इनक्लोजर इज यूज्ड इन वेरी डैम्प कंडीशन फॉर पंपिंग सेट, सिंस मोटर ओपनिंग आर प्रोटेक्टेड बाय overhanging cowls vertically, falling water and dust and able to enter the machine। मतलब ड्रिप प्रूफ टाइप मोटर का यूज हम लोग डैम्प कंडीशन में पंपिंग सेट में करते हैं। मतलब ड्रिप प्रूफ टाइप मोटर का यूज पानी जहाँ पे होता है वहाँ वातावरण में यूज करते हैं, जैसे कुआं से पानी खींचने में इत्यादि। अब देखिए चौथा, स्प्लैश प्रूफ टाइप। द वेंटिलेटिंग ओपनिंग आर सो डिजाइंड दैट लिक्विड और डस्ट पार्टिकल एट एन एंगल between and 100 Celsius from the cannot enter the machine. Such type of motor can be safely used in rain। मतलब इस प्रकार के मोटर का यूज बारिश वाले
वातावरण में करते हैं। स्प्लैश प्रूफ टाइप। अब देखिए पांचवा इनक्लोजर, टोटली इनक्लोज्ड टाइप। दिस मोटर इज completely enclosed and no opening are left for ventilation। मतलब इस प्रकार के मोटर एकदम से बंद होते हैं, इनमें वेंटिलेशन के लिए कोई भी जगह खुली नहीं होती है। सच मोटर आर यूज्ड फॉर डस्टी एटमॉस्फेयर। मतलब इस प्रकार के मोटर का यूज हम लोग डस्टी वातावरण जैसे कि सा मिल, कोल हैंडलिंग मतलब कोयला का जो हॉपर होता है वहाँ पे यूज करते हैं। स्टोन क्रशिंग मतलब जहाँ पत्थर तोड़ा जाता है वहाँ पर कर सकते हैं। छठवां देखिए टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड टाइप। दिस मोटर रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस apart from lubrication and are capable of giving years of useful service without any interruption of production। Such motors are commonly used in floor mills, cement work and sawmills। अब देखिए pipe ventilated type। Such an enclosure is used for very dusty surroundings। The motor is totally enclosed but is cooled by neat and clean air brought through a separate pipe। आठवां देखिए फ्लेम प्रूफ टाइप। Such motor are employed in atmosphere which contain inflammable gases and कोल माइंस एंड केमिकल प्लांट। मतलब फ्लेम प्रूफ टाइप का इंक्लोजर वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे आग लगने की संभावना रहती है, ज्वलनशील जहाँ पे गैस होती है। इनका यूज केमिकल प्लांट में किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लो पास आरएल फिल्टर इज। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, वी आउट बटे के वी आई एन बराबर 1/1 प्लस जे ओमेगा एल बटे के आर। देखिए फिल्टर चार प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें से दो सेगमेंट में होते हैं। देखिए पहला आरसी फिल्टर। आरसी फिल्टर में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इन दोनों को मिलाकर लो पास तथा हाई पास का फिल्टर बनाया जाता है। और दूसरा देखिए एल आर फिल्टर, उसमें इंडक्टर और रेजिस्टेंस को जोड़कर फिल्टर बनाया जाता है लो पास तथा हाई पास। देखिए पहला लो पास आरसी सर्किट। देखिए लो पास आरसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वह सीरीज में होता है तथा जो कैपेसिटर होता है वह शंट के रूप में होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और देखिए इसमें इनपुट वोल्टेज तथा आउटपुट वोल्टेज को दिखाया गया है। यह लो पास आरसी सर्किट है। देखिए इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है वी आउट बटे के वी इनपुट बराबर 1/1 प्लस जे ओमेगा इंटू आर सी। इसको याद रखने का ट्रिक इस प्रकार भी बोल सकते हैं, जे आउटपुट बटा के यानी वी आउटपुट बटा के वी इनपुट बराबर 1/1 प्लस जे ओमेगा टाउ। यहाँ पे टाउ जो होता है वह आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर होता है आरसी। अब देखिए इसका फ्रीक्वेंसी एफ नोड बराबर हो जाएगा 1/2 पाई आरसी। इसको बोल सकते हैं 1/2 पाई टाउ। यहाँ पे टाउ का मान आरसी है। अब देखिए लो पास आरएल सर्किट। लो पास आरएल सर्किट वाले फिल्टर में जो इंडक्टर होता है वह सीरीज में जुड़ा होता है, जैसे कि एल जुड़ा हुआ है तथा शंट ब्रांच में रेजिस्टेंस आर लगा होता है। तथा देखिए अगर इनपुट वोल्टेज तथा आउटपुट वोल्टेज को दिखाया गया है तथा लो पास आरएल सर्किट का जो जो ट्रांसफर फंक्शन होता है
वह भी आउटपुट बटे के भी इनपुट बराबर 1/1 प्लस जे ओमेगा एल बटे के आर होता है। इसको हम बोल सकते हैं 1/1 प्लस जे ओमेगा टाउ भी बोल सकते हैं। टाउ यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है तथा टाउ का मान होता है एल बटे के आर। तथा यहाँ देखिए लो पास आर एल फिल्टर का फ्रिक्वेंसी का फार्मूला एफ बराबर होता है आर बटा के 2 पाई एल। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं 1/2 पाई टाउ भी बोल सकते हैं। चूंकि टाउ बराबर होता है एल बटा के आर, अतः ये फ्रिक्वेंसी का बराबर हो जाएगा आर बटा के 2 पाई एल। अब देखिए हाई पास आरसी फिल्टर सर्किट। देखिए जो हाई पास आरसी फिल्टर सर्किट होता है इसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लो पास आरसी फिल्टर सर्किट के मतलब इंटरचेंज में लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है वह सीरीज में जुड़ा होता है तथा जो रेजिस्टेंस होता है वह शंट ब्रांच में जुड़ा होता है। तथा हाई पास आरसी फिल्टर सर्किट का जो ट्रांसफर फंक्शन यानी भी आउटपुट बटे के भी इनपुट बराबर 1/1 माइनस जे इंटू 1/के ओमेगा आरसी होता है। तथा इसका फ्रिक्वेंसी 1/2 पाई आरसी होता है। अब देखिए हाई पास आरएल फिल्टर सर्किट, इसमें जो होता है रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा होता है तथा इंडक्टर शंट ब्रांच में जुड़ा होता है। तथा इसका ट्रांसफर फंक्शन भी आउटपुट बटे के भी इनपुट बराबर 1/1 माइनस जे इंटू एल बटे के ओमेगा आर। तथा फ्रिक्वेंसी बराबर होता है आर बटा के 2 पाई एल होता है। देखिए सर्किट को याद रखने का ट्रिक है। जैसे लो पास में यदि आरसी फिल्टर की बात करें तो लो पास के लिए जो होगा आरसी तथा हाई के लिए हो जाएगा सी आर। उसी प्रकार देखिए अब देखिए एल आर सर्किट में मतलब इंडक्टर और रेजिस्टेंस वाले सर्किट में लो पास के लिए एल आर मतलब कि सीरीज में इंडक्टर तथा शंट में रेजिस्टेंस तथा हाई पास में इसी का इंटरचेंज हो जाएगा मतलब कि आर एल हो जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस तथा शंट में इंडक्टर हो जाएगा। देखिए प्योर साइन वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होता है? तो इसका होता है 1.11। इसका एक ठो और मान होता है पाई बटा के 2 देखिए यहाँ पे हर प्रकार के वेव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए साइन वेव का आरएमएस मान Vm बटा के कौड़े में 2 बोले तो 0.707 तथा इसका मीन वैल्यू बोले तो एवरेज 2 Vm बटे के पाई 0.637। अब देखिए इसका जो होगा फॉर्म फैक्टर हो जाएगा पाई बटा के 2 मतलब 1.11 तथा पीक फैक्टर कौड़ी में 2 बोले तो 1.414। अब देखिए हाफ रेक्टिफिकेशन वेव, इसका जो आरएमएस वैल्यू होता है वह Vm बटा के 2 यानी 0.5 Vm तथा इसका एवरेज वैल्यू Vm बटा के पाई तथा इसका वेव फॉर्म फैक्टर पाई/2 हो जाएगा, पीक फैक्टर 2 हो जाएगा। अब देखिए फुल रेक्टिफिकेशन वेव, इसका आरएमएस मान Vm बटा के कौड़ी में 2 तथा एवरेज वैल्यू 2 Vm बटा के पाई तथा इसका
फार्म फैक्टर π/2 कड़ी में 2 तथा इसका पीक फैक्टर कड़ी में 2। अब देखिए ट्रिंगुलर वेव फॉर्म का आरएमएस मान Vm/के कड़ी में 3 तथा इसका एवरेज वैल्यू Vm/2 तथा फॉर्म फैक्टर 2/के कड़ी में 3 तथा इसका क्रेस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर कड़ी में 3। अब देखिए स्क्वायर वेव, इसका आरएमएस मान 1, एवरेज मान भी 1 तथा फॉर्म फैक्टर भी 1, पीक फैक्टर भी 1 होता है। देखिए द efficiency of coal-fired thermal power plants may be improved by increasing pressure of the steam। मतलब स्टीम के प्रेशर को इंक्रीज करके एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट का बढ़ाया जा सकता है, न कि लोड को रिड्यूस करके अथवा क्वांटिटी ऑफ कोयला को जलाकर, तो न कि यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब भारी मात्रा में पानी का प्रयोग करके। जैसे देखिए एफिशिएंसी बढ़ाने के कुछ तरीके, ऑप्टिमाइजिंग स्टीम साइकिल पैरामीटर्स में इंक्रीजिंग स्टीम प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन लीड टू हायर एफिशिएंसी। मतलब यदि स्टीम के प्रेशर को, टेम्परेचर प्रेशर को यदि बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़िया मिलेगी। दूसरा देखिए मिनिमाइजिंग हीट लॉसेस, इम्प्रूविंग हीट एक्सचेंजर परफॉर्मेंस एंड यूजिंग एफिशिएंट सूट ब्लोइंग स्टीम कैन रिड्यूस हीट लॉसेस। इसके कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे हीट का लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज करके, कम लॉस करके एफिशिएंसी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा इम्प्रूविंग कोल क्वालिटी, यूटिलाइजिंग हायर क्वालिटी कोल विथ लोअर मॉइस्चर कंटेंट कैन इम्प्रूव कंबसन एफिशिएंसी। मतलब कि बिना अशुद्धि वाला कोयला का प्रयोग करके हम लोग एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। चौथा वास्ट हीट रिकवरी, यूटिलाइजिंग वास्ट हीट फॉर other process such as drying coal or producing electricity can further improve efficiency। मतलब तीसरे वाला में बताया है कि बेस्ट क्वालिटी का कोयला यूज करने के लिए, और चौथे पॉइंट में बताया है कि जितना जैसे जो हीट बाहर निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है, उनको यूटिलाइज करके इफिशियंसी को बढ़ाया जा सकता है। देखिए वोल्टेज सोर्स और जनरेटर एक्टिव सोर्स होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड टू प्रोटेक्ट कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक मोटर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर राइज ऑफ द मोटर। Which of the following classes of insulating material can withstand the highest temperature rise in an electric motor? इसको याद रखने का ट्रिक होता है, यू आर इंजीनियर बॉय फ्रॉम हैदराबाद सिटी। यू आर इंजीनियर बॉय फ्रॉम हैदराबाद सिटी। यू से वाई, आर से ए, इंजीनियर से ई, बॉय से बी, फ्रॉम से एफ, हैदराबाद से एच, सिटी से सी। अब देखिए जैसे 90 अंश सेल्सियस तक टेम्परेचर वाले जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसे वाई ग्रुप बोला जाता है। फिर 105 तक को ए ग्रुप, फिर 120 तक को ई ग्रुप तथा 130 तक को बी ग्रुप तथा 155 तक को एफ ग्रुप तथा 180 तक के एच ग्रुप तथा जो सी ग्रुप होता है वह 180 से एबव वाले होते हैं।
जैसे देखिए इंसुलेशन क्लास, प्रीवियस, प्रेजेंट। देखिए मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन सेल्सियस। देखिए वाई, ये 90 सेल्सियस तक के टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। इनके अंतर्गत कॉटन, सिल्क, पेपर, वुड, सेलुलोज, फाइबर, ईटीसी विदाउट इम्प्रेगनेशन और ऑयल इमर्स्ड पेपर। अब देखिए ए ग्रुप के अंतर्गत 105 अंश सेल्सियस तक टेम्परेचर पर कार्य करने वाले मटेरियल इंसुलेशन मटेरियल आते हैं, जैसे द मटेरियल ऑफ क्लास वाई impregnated with natural resin, cellulose esters, insulating ILTC and also laminated wood, burnished paper etc. अब देखिए ई इंसुलेशन क्लास के अंतर्गत 120 सेल्सियस तक सहन करने वाले मटेरियल आते हैं, जैसे सिंथेटिक रेजिन, इनेमल्स ऑफ विनाइल एसीटेट अथवा नायलॉन टेप अथवा कॉटन पेपर लैमिनेट्स विथ फॉर्मेल्डिहाइड बॉन्डिंग ईटीसी। अब देखिए बी क्लास इंसुलेशन, ये 130 सेल्सियस तक टेम्परेचर वाले इंसुलेशन होते हैं, जैसे माइका, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टस ईटीसी विथ सुटेबल बॉन्डिंग सबस्टेंस built of mica, glass fiber and asbestos laminates। अब देखिए एफ क्लास के इंसुलेशन के अंतर्गत 155 सेल्सियस टेम्परेचर सहन करने वाले मटेरियल, जैसे द मटेरियल ऑफ क्लास बी विथ मोर थर्मल रेजिस्टेंस बॉन्डिंग मटेरियल। अब देखिए एच इंसुलेशन, इनके अंतर्गत 180 सेल्सियस तक सहन करने वाले इंसुलेटिंग मटेरियल आते हैं, जैसे ग्लास फाइबर एंड एस्बेस्टस मटेरियल एंड बिल्ट अप माइका विथ एप्रोप्रिएट सिलिकॉन रेजिन्स। अब देखिए क्लास सी के इंसुलेशन में वे मटेरियल आते हैं जो 180 सेल्सियस से एबव वाले टेम्परेचर पर कार्य करते हैं, जैसे माइका, सिरेमिक, ग्लास, क्वार्टज एंड एस्बेस्टस with benders or resin of super thermal stability। देखिए स्पीड कंट्रोल करने के लिए डीसी शंट मोटर में फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए जो जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उनके सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, तो जो फ्लक्स होता है वह चेंज हो जाएगा, जिससे स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर फ्लक्स कैन बी वेरिड बाय कनेक्टिंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द शंट फील्ड वाइंडिंग। क्वेश्चन, फॉर आर्क एक्सटेंशन इन सर्किट ब्रेकर्स the resistance of the arc can be increased by splitting the arc into a number of smaller arcs in series। देखिए आर्क के रेजिस्टेंस को हम इस प्रकार बढ़ाते हैं कि आर प्रोपोर्शनल होता है एल अपान ए, मतलब कि लंबाई को बढ़ा देंगे तथा क्रॉस सेक्शन एरिया को घटा देंगे तो आर्क का रेजिस्टेंस जो होगा वह बढ़ जाएगा। मतलब कि एक जो बड़ी आर्क है उसको नंबर ऑफ आर्क में स्प्लिट करके हम रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं आर्क के। देखिए फिगर में बताया गया है। जैसे देखिए पहला हाई रेजिस्टेंस मेथड, इन दिस मेथड आर्क रेजिस्टेंस इज increased
so that the arc can be extinguished। अब देखिए मेथड ऑफ इंक्रीजिंग आर्क रेजिस्टेंस, आर बराबर रो एल अपन ए। हाई रेजिस्टेंस मेथड इज प्रेफर्ड फॉर डीसी सर्किट ब्रेकर एंड एयर सर्किट ब्रेकर। हाई रेजिस्टेंस मेथड इज प्रेफर्ड फॉर डीसी सर्किट ब्रेकर एंड एयर सर्किट ब्रेकर। अब देखिए मेथड ऑफ इंक्रीजिंग आर्क रेजिस्टेंस, देखिए पहला लाइटनिंग लेंथनिंग ऑफ आर्क, दूसरा स्प्लिटिंग द आर्क, तीसरा रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आर्क, चौथा कूलिंग ऑफ आर्क। मतलब देखिए आर्क का रेजिस्टेंस इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। पहला आर्क की लंबाई को बढ़ाकर, दूसरा आर्क को स्प्लिट करके, तीसरा क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाकर, चौथा आर्क को ठंडा करके। यहाँ देखिए फिगर में दिखाया गया है आर्क चिप्ड, आर्क स्प्लिटर दिखाया गया है। अब देखिए आर्क रनर दिखाया गया है, आर्क दिखाया गया है, आर्क कॉन्टेक्ट दिखाया गया है, फिर मेन कॉन्टेक्ट दिखाया गया है। देखिए जी यहाँ पे आर्क स्प्लिटर लगे हुए हैं, वो एक ठो सिंगल आर्क को देखिए छोटे छोटे बहुत सारे आर्क में तोड़ दे रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, द मिनिमम फॉरवर्ड करंट दैट फ्लोज थ्रू द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर to keep it in forward conduction mode at the time of triggering is known as latching current। मतलब कि ट्रिगरिंग के समय जो एससीआर है उसको ऑन करने के लिए कौन सी करंट दी जाती है, तो लैचिंग करंट की आवश्यकता होती है। ट्रिगरिंग मतलब टर्न ऑन टाइम, मतलब जब टर्न ऑन टाइम के समय एससीआर को चालू रहने के लिए लैचिंग करंट की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट में डिफरेंस बताया है। देखिए लैचिंग करंट, मिनिमम एनोड करंट दैट मस्ट फ्लो थ्रू द एससीआर इन ऑर्डर फॉर इट टू स्टे ऑन इनिशियल आफ्टर गेट सिग्नल इज रिमूव्ड। होल्डिंग करंट, minimum value of anode current required to maintain SCR in conducting state। मतलब SCR को कंडक्टिंग स्टेट में बनाए रखने के लिए जो करंट की आवश्यकता होती है उसे होल्डिंग करंट बोला जाता है, तथा ट्रिगरिंग के समय SCR को चालू करने में जो करंट की आवश्यकता होती है उसे लैचिंग करंट बोला जाता है। अब देखिए सर्ज करंट रेटिंग किसे कहते हैं, तो पीक एनोड करंट दैट एससीआर कैन हैंडल फॉर ब्रीफ ड्यूरेशन। देखिए यहाँ पे होल्डिंग करंट का 3 स्टेज दिखाया गया है। देखिए एक होती है होल्डिंग करंट, उससे नीचे होती है होल्डिंग करंट से जस्ट नीचे वाले करंट। यदि होल्डिंग करंट से थोड़ा सा कम करंट हो जाए तो जो एससीआर होता है वह टर्न ऑफ हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। तथा देखिए यदि होल्डिंग करंट से थोड़ा सा ऊपर यदि करंट रहे तो जो एससीआर होगा वह कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा, मतलब कि काम करेगा। देखिए यदि सेंडिंग एंड का वोल्टेज जो है कि नहीं रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो उसे फेरेंटी इफेक्ट बोला जाता है। देखिए फेरेंटी इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए वी यूज शंट रिएक्टर, हम लोग शंट रिएक्टर का प्रयोग करते हैं, तथा शंट रिएक्टर बराबर होता है बी माइनस, शंट रिएक्टर बराबर होता है B/Q1 - A।
अब देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज इन हाई टेंशन केबल। हाई टेंशन केबल का वोल्टेज लेवल 1 से 11 किलोवोल्ट तक का रेंज में होता है। देखिए, लो टेंशन केबल का रेंज होता है 1 किलोवोल्ट अथवा उससे कम, उसे लो टेंशन केबल बोला जाता है। हाई टेंशन केबल का मतलब 1 किलोवोल्ट से लगाई 11 किलोवोल्ट तक के रेंज में वाली ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए, सुपर टेंशन केबल मतलब 11 किलोवोल्ट से लगाई 33 किलोवोल्ट तक के रेंज की जो वोल्टेज लाइन होती है उसे सुपर सुपर टेंशन केबल बोला जाता है। अब देखिए, चौथा एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल मतलब इसका जो वोल्टेज लेवल होता है वह 33 किलोवोल्ट से 66 किलोवोल्ट तक होता है। अब देखिए, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल, इसका वोल्टेज लेवल 66 किलोवोल्ट से 132 किलोवोल्ट तक होता है। अब देखिए अगला, एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन केबल, इसका वोल्टेज लेवल होता है 132 किलोवोल्ट से ऊपर तक। एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन लाइन। 60 में EHST लाइन 132 से एबव। यह देखिए ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज लेवल है। देखिए LT 1 किलोवोल्ट तक, HT 1 से 11 किलोवोल्ट तक, ST 11 से 33 किलोवोल्ट तक, फिर देखिए EHT 33 से 66 किलोवोल्ट तक, फिर देखिए EST 66 किलोवोल्ट से 132 किलोवोल्ट तक, फिर EHST 132 किलोवोल्ट से अधिक। अब देखिए ये केबल के वोल्टेज दिखाया गया है। देखिए जनरल केबल, इनका वोल्टेज 11 किलोवोल्ट तक होता है। दूसरा बेल्टेड केबल, इनका वोल्टेज लेवल 11 किलोवोल्ट से 22 किलोवोल्ट तक। अब देखिए स्क्रीन्ड केबल, इनका वोल्टेज 22 किलोवोल्ट से 66 किलोवोल्ट तक। अब देखिए प्रेशर केबल, इनका वोल्टेज लेवल जो होता है वो 66 किलोवोल्ट से ऊपर तक होता है। प्रेशर केबल जो होती है उनका वोल्टेज लेवल 66 किलोवोल्ट से ऊपर होता है। प्रेशर केबल में दो ठो केबल आता है। पहला आयल प्रेशर केबल, इसका वोल्टेज लेवल 132 किलोवोल्ट से 220 किलोवोल्ट तक, तथा दूसरा गैस फील्ड केबल, इनका वोल्टेज लेवल 220 किलोवोल्ट से ऊपर तक होता है। अब देखिए एच टाइप केबल, देखिए वोल्टेज लेवल और केबल के आधार पे डिफरेंस यह होता है कि वोल्टेज में जो लो टेंशन चालू होता है वह 1 किलोवोल्ट से, जबकि केबल के आधार पर जो होता है उसमें जनरल केबल चालू होता है 11 किलोवोल्ट से। इसी में कन्फ्यूजन होता है। देखिए जनरल केबल, बेल्टेड केबल तथा स्क्रीन्ड केबल, इन तीनों को हम लोग सॉलिड केबल बोलते हैं, तथा बाकी जो दो ठो हैं उन्हें हम प्रेशर केबल बोलते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज सुटेबल फॉर constant speed industrial drives of small power where speed control is not required and where starting torque requirements are of medium or low value, such as for printing machinery, flour mills, and other soft drives of small power। अब देखिए wound rotor induction motor are used for load requiring severe starting condition अथवा for load require
requiring speed control such as hard driving line, shaft, lift, pump, generator, winding machine, crane, hoist, elevators, compressor, small electric excavator, printing press, turntable, Storkers, large ventilating fans, crushers, etc. Question there: which of the following types of motor is preferred for reciprocating compressors? तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर,